में एक नया कोई ना कोई टर्न देखने को मिलता है। जितने भी पेपर रात को छपे थे वो मान के चल रहे थे कि उद्धव ठाकरे जो है वही अब महाराष्ट्र के सीएम होने वाले हैं और मुमकिन है कि उन्होंने उसके लिए जो फूल मालाएं और बाकी चीजें जो होंगे अरेंजमेंट कर ली होंगे। लेकिन सुबह उठते जो सनसनीखेज एक तरीके से सबसे बड़ा सदमा शिवसेना के शिव सैनिकों को लगा होगा, क्योंकि फूल मालाएं, पटाखे, मिठाइयां सब लेकर आए होंगे। अब वो मिठाइयों के ऑर्डर भी दिए होंगे तो खराब हो जाएगी मिठाई। लेकिन एक चीज सुनील, यहाँ पे आपसे मैं समझना चाहूंगा कि शरद पवार जो हैं वो अभी भी लगातार कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे और बीजेपी नंबर साबित नहीं कर पाएगी। ऐसा क्या है उनके मन में चल रहा है अभी, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शरद पवार ने दावा किया, उन्होंने कहा कि जो 54 विधायक है शिव एनसीपी के, वो उनके साथ है। हालांकि 54 विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थे। इस बात को आपको समझना होगा कि 54 विधायक को नहीं ला पाए। 10 से 11 ही थे। वो अपने विधायकों को फोन कर रहे थे और बताया जा रहा है कि हमारे जो सूत्र बता रहे कई विधायकों ने तो अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए और शरद पवार के फोन नहीं पिक किए। जो शुरुआती खबर थी, अजीत पवार ने भले ही विधायक दल के नेता के नाते 54 विधायकों वाला पत्र उनके पास सौंपा है, लेकिन 54 के 54 विधायक अजीत पवार के साथ नहीं है। ये बीजेपी को भी पता है और ये अजीत पवार को भी पता है। अजीत पवार ने, चूंकि वो विधायक दल के नेता थे और उस नाते उनके पास पावर था इस बात का, इसलिए उन्होंने 54 विधायकों के समर्थन वाली जो पत्र है वो राज्यपाल को सौंपा है। लेकिन 54 विधायक एनसीपी के अजीत पवार के साथ नहीं है, ये सबको पता है। ये शरद पवार को पता एक और चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर अजीत पवार जो हैं वो एनसीपी के विधायक दल के नेता हैं, इस तौर पे उन्होंने बीजेपी को समर्थन पत्र दे दिया एक तरीके से सरकार बनाने के लिए, बाकी सारी चीजें जो ऑफिशियली होनी थी वो हो गई। क्या मुमकिन है कि एनसीपी जब उनको पद से हटा दे, क्योंकि शरद पवार लगातार ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, और जब उसको अजीत पवार को जब उनको पद से हटा दे, तब क्या मुमकिन है कि सरकार जो है फिर मुश्किलें बढ़े? नहीं, मुश्किल नहीं बढ़ी। इसको आपको टेक्निकली समझना होगा कि अगर अभी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके, राष्ट्रपति शासन हट चुका है, सरकार बन चुकी है महाराष्ट्र में। अब ये उनको हटा भी देते हैं तो कुछ नहीं होगा ये कि ये इनको बहुमत साबित करना है सदन में। महाराष्ट्र की सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना, क्योंकि पत्र तो राज्यपाल को दे दिया। पहली सीढ़ी यही होती है कि राज्यपाल आप पर भरोसा किस बात पर करे कि आपके पास बहुमत है, और वो बहुमत वाली चिट्ठी उन्होंने सौंप दी है उनको, तो इसका मतलब बहुमत है बीजे अभी। लेकिन टेक्निकली उसको आपको सदन में साबित करना है, तो सदन में साबित करने के लिए बहुमत परीक्षण होगा। और मुझे जो लगता है कि इसमें खेल ये होगा कि एनसीपी के कुछ ना कुछ तो विधायक अजीत पवार के साथ है। वो अजीत पवार इतने कच्चे ब्लैंक नहीं है वो। क्योंकि अजीत पवार ने जो राजनीति की शिक्षा ली है वो अपने चाचा शरद पवार से ली है, और शरद पवार तो माहिर खिलाड़ी है। जो आज हो रहा है ये अजीत पवार ने शरद पवार से ही सीखा है। मैं आपको बता दूं कि शरद पवार, इसको धक्का पॉलिटिक्स कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जो कल रात में हुआ है, और इसकी शुरुआत शरद पवार ने ही की थी। हमें 1978 को याद करना चाहिए, जब 1978 ने वसंत दादा पाटिल जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो शरद पवार ने कैसा कांग्रेस में अपने ही पार्टी में बगावत करके एक नया गुट बना दिया था और वसंत दादा पाटिल की कुर्सी को खतरे में डाल दिया था। उसके बाद हमें सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री बनने वाली थी देश की, उस वक्त को याद करना चाहिए। तब शरद पवार ने कैसे बगावत की, अपनी नई पार्टी बना ली थी। हमें छगन भुजबल वाले कांड को याद करना चाहिए। शिवसेना का बड़ा नेता छगन भुजबल, उसको शरद पवार ने कैसे तोड़ दिया, उनको शरद तो अब शरद पवार के बारे में आप जैसे कह रहे हैं कि राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, कब कौन सा दांव खेलेंगे ये आप नहीं कह सकते। तो क्या माना जाए कि शरद पवार जो है अपने इन बयानों से दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हो? क्या मुमकिन है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए हम आठों, क्योंकि लगातार शरद पवार की पार्टी पर जो तमाम नेता हैं उनके ऊपर ईडी और इन सब चीजों की बात आती रही है। शरद पवार खुद ईडी के घेरे में, चुनाव के पहले उनको ईडी ने तलब किया था, तो बड़ा इन्होंने उसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की थी। तो शरद पवार तो खुद रडार पर हैं। तो हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है। हाँ, तो क्या प्रधानमंत्री ने तारीफ भी है कि सदन में प्रधानमंत्री ने तारीफ की। तो ये सब अनायास और अचानक नहीं हो सकता, और ये राजनीतिक पंडित ये मानने को तैयार नहीं है कि रातों रात शिवसेना के एनसीपी के कई विधायक बीजेपी के समर्थन में चले जाए या बीजेपी सरकार बना ले और शरद पवार को पता न चले। हाँ। तो ये इस बात पर भी थोड़ा सा संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार अपने आप को मतलब मास्टरमाइंड जो है शरद पवार ही है इसके पीछे। पता चले कि फिल्म के जो निर्देशक डायरेक्टर है बाद में वो शरद पवार ही निकल के आए, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, संजय राउत को अमित शाह से बहुत कुछ सीखना होगा। लगातार वो शाराना अंदाज में पिछले 1 महीने से गदर मचाए हुए थे कि ये रण होगा, अभिमान होगा, स्वाभिमान होगा, सब कुछ होगा। अमित शाह ने कभी कुछ नहीं कहा।
नहीं, सिर्फ BJP एक ट्वीट नहीं आया सीधा कि बधाई हो फडणवीस को सीएम बनने की। तो ये अमित शाह से संजय राउत को सीखना होगा, क्योंकि संजय राउत का जबरदस्त तरीके से कटा है। एकदम एकदम एकदम। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में अगर किसी की छीछा लेदर सबसे ज्यादा हुई है तो वो संजय राउत है, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। बेचारे कांग्रेस वाले देखिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, और संजय निरुपम, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा, बहुत सजे हुए राजनेता महाराष्ट्र के, वो पहले से ये कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी को आगाह कर रहे थे कि ये गठबंधन बेमेल है और आप जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और भले ही देखिए कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा, कोशिश की और बेवजह बदनाम हो गई, बेवजह करेक्टर एसेसिनेशन हो गया, क्योंकि आप लगातार बीजेपी को, शिवसेना को गाली दे दे के, एनसीपी को गाली दे के चीजें करते रहे उसके बाद में, लेकिन आप बुरी तरीके से फंस गए, आपने कुछ किया भी नहीं और आपके साथ सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। अब देखिए बीजेपी जो है, पूरे बीजेपी या एनसीपी जो है अभी सरकार साथ में है, तो हम कह सकते हैं बीजेपी पूरे राज्य में गाएगी कि देखिए शिवसेना भाई, अगर इन पर सवाल उठाया जा सकता है, ये अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। अगर शिवसेना सवाल उठाएगी कि आपने एनसीपी का साथ ले लिया, तो बीजेपी वाले कहेंगे कि आप भी तो उन्हीं के साथ जा रहे थे, तो भाई जब आप साथ जा रहे थे तो अच्छे थे, हम साथ चले गए तो बुरे कैसे हो गए। दूसरी बात ये कि आप तो कांग्रेस के साथ जा रहे थे, जो आपके वैचारिक विरोधी है, जिसको बाला साहेब ठाकरे जिसका विरोध करते थे, सोनिया गांधी के लिए न जाने आपने क्या क्या कहा, राहुल गांधी के लिए न जाने आपने क्या क्या कहा, और जो एक जिसको मुस्लिम परस्त आप पार्टी कहते थे, उस पार्टी के साथ आप जाने को तैयार थे। आपने तो अपनी हिंदुत्व वाली छवि से समझौता कर लिया था। आज एक टीवी डिबेट पे मैं सुन रहा था, बीजेपी प्रवक्ता कह भी रहे थे, आप तो सावरकर को भारत रत्न वाले मुद्दे से पीछे हट गए थे, आप मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले पर मान गए थे। तो बीजेपी के पास आज के वक्त में बहुत कुछ है कहने के लिए, सरकार भी और कहने के लिए बहुत कुछ है। नुकसान में अगर सबसे ज्यादा कोई है तो है शिवसेना, और फिर उसके बाद कांग्रेस तो बेचारी बेवजह नुकसान में आ गई है। लेकिन अमित शाह की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि किस तरीके से बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पुश करते चले गए, सबको एक्सपोज करके कर रख दिया कि ये लोग सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तारीफ करनी होगी शेखर, और यही देखिए राजनीति का चाणक्य ऐसे ही शाह को कहा जाता है, और इस फिल्म के निर्देशक जरूर अमित शाह ही है। आप माने न माने, और सारे राजनीतिक पंडित जानते हैं कि ये कॉल था अमित शाह का ही कि आप, ये तो तय था कि महाराष्ट्र में बीजेपी ही सरकार बनाएगी, ये तय था। लेकिन चूंकि ये लोग, इन्होंने टाइम इसीलिए दिया, ये चाहते थे कि एक्सपोज करे सबको, कि सब एक्सपोज हो जाए और फिर हम अपनी एंट्री करें। सब बदनाम हो गए, बेनकाब हो गए कि सब भाई सत्ता के लिए क्या नहीं कर सकते, आप कुर्सी के लिए क्या नहीं कर सकते। और फिर आपने भी वही किया है, हालांकि आपने भी वही किया, समझौता किया। आप जिस शरद पवार को भ्रष्ट कहते थे, वही मैं पूछना चाहता था। अजीत पवार ये वही है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये वही अजीत पवार है जिन्होंने किसानों को लेकर इतना विवादित बयान दिया था। जब पानी को लेकर, जब अकाल महाराष्ट्र में चल रहा था, पानी की समस्या चल रही थी, तो इनका एक बहुत विवादित बयान आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में उस बयान को भुनाया था, कहा था कि अगर किसानों के खेतों में पानी नहीं जा रहा है तो क्या हम यूरिन कर दें। ये बयान अजीत पवार का, ये वही अजीत पवार, काफी शॉकिंग था। अजीत पवार को लेकर बीजेपी ने इतना हंगामा मचाया था, आज वही अजीत पवार इनके साथ है। अजीत पवार पर कई मामले, बड़ा घोटाले का मामला चल रहा है, बीजेपी को आज पूछा भी जा रहा है कि उन पर भाई कई मामले, आपकी सरकार रही, आपने उनकी अपने कार्यकाल के दौरान उनकी जांच नहीं करे मामलों की, नहीं तो अभी वो जेल में होते। तो अब क्या होगा, अब क्या उनके मामलों की जांच होगी? तो ये भी एक नहीं, तो ये चीज आप समझाइए कि क्या बीजेपी के दामन पे भी एक सवाल उठेगा कि आप पूरे चुनाव में जिसको करप्शन को लेकर आप बोलते रहे और उन्हीं के साथ आप चले गए सरकार बनाने के लिए, तो क्या ये आगे फ्यूचर में होगा? क्या वो सवाल उठने शुरू हो गए? अभी उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि जिसको आप कोसते थे, जिस भ्रष्टाचार की आप बात करते थे, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आप तो उसी करप्ट भ्रष्ट पार्टी जिसको आप बताते उसके साथ, और जिस पर चार्जेस है लगे हुए घोटाले के, सरकार में रहते हुए जिन्होंने घोटाले किए, ऐसे अजीत पवार के साथ आप चले गए, सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन देखिए कहते हैं ना कि राजनीति में एक सवाल होता है तो उसके 10 जवाब पहले से तैयार किए जाते हैं। तो उसका जवाब इनके पास ये है कि भाई शिवसेना उनके साथ जा रही थी, और हमें, एक तो हम गए तो भाई वो तो पाक साफ तो थी नहीं जब जा रहे थे, और दूसरी बात इन्होंने सबसे कि एक महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। सबसे बड़ा बीजेपी जो इस वक्त जो राग करेगी कि भाई महाराष्ट्र को एक स्टेबल गवर्नमेंट देनी, हम नहीं चाहते थे कि दोबारा राज्य की जनता पर चुनाव थोपे जाए, राज्य का पैसा खर्च हो जाता, राज्य की जनता का वक्त बर्बाद हो जाता। अभी राज्य मुश्किल में है, कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, किसान, तो हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट देनी थी, इसलिए हमने समझौता करके सरकार बनाने का फैसला किया। और चूंकि मैंडेट तो हमें ही मिला था, जनता ने शिवसेना को और हमको मैंडेट दिया था। बीजेपी कह रही है अब शिवसेना मुकर गई है तो हमें कुछ तो करना था, तो ये वो सफाई देके इस पर। अच्छा, अगर वन लाइनर में अगर समराइज करें चीजों को कि किसको क्या मिला इस पूरे घटनाक्रम से, तो एनसीपी को क्या मिला?
एनसीपी को क्या मिला अभी इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, को डायरेक्टर तो अमित शाह, मतलब अभी तक अगर देखें तो एनसीपी को जो है उससे ईडी के शिकंजे से वो निकल जाएगी, अब जो उसके नेता है तमाम। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है कि शरद पवार को भी राहत मिल जाए। खबर तो ये भी है, अठौले जो है रामदास अठौले, वो उनकी भी इसमें काफी सीनियर लीडर है वो भी। अभी 2-4 दिनों से राज्यसभा में नहीं आ रहे थे। वैसे वो राज्यसभा में बैठे रहते थे, उनकी स्पीच की बड़ी, लेकिन 2-4 दिनों से मैं देख रहा था कि वो राज्यसभा में नहीं आ रहे थे। उनका नाम पुकारा जा रहा था हर मसले पर, बिल पर उन्हें बोलना था, लेकिन वो मौजूद नहीं रहते थे। तो वो इसी खेल में लगे हुए थे, क्योंकि रामदास अठौले के लिए बड़ा था कि महाराष्ट्र में सरकार बन जाए, कुछ तो उनको भी। अभी उनका बयान भी आया है कि सुप्रिया सुले को, और वही मैं कह रहा हूं। तो रामदास अठौले जो है वो उनका ही बयान, मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि सुप्रिया सुले को केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। जब मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार मिले थे, तब भी ये खबरें आई थी कि इनको केंद्र में कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिले कि इस तरह का कोई जो खेल है वो सामने आए। तो एनसीपी कुल मिलाकर पूरी तरह से फायदे में ही दिखाई देगी। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो निजी तौर पर संजय राउत का, फिर अगर हम पूरी तौर पर देखें तो शिवसेना का और ठाकरे परिवार। देखिए मतलब ठाकरे परिवार ने क्या नहीं किया सत्ता के लिए, सत्ता कुर्सी के लिए। मातोश्री बाला साहेब ठाकरे ने सत्ता की जितनी भी बैठकें होती थी, कभी भी मातोश्री से बाहर वो नहीं गए। सब मातोश्री में जाते थे, चाहे शिवसेना हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी के लोग भी मातोश्री से कभी बाहर नहीं निकले, शिवसेना के लोग। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे एक होटल में बैठक करने के लिए गए, अपनी पत्नी को भी लेके गए, अपने बेटे को भी लेके। तो ये भी इतिहास टूटा। ये भी लोगों ने देखा कि सत्ता के लिए शिवसेना ने मतलब जिस निचले स्तर पर जा सकती थी वो जाए। उन्होंने समझौते किए, लेकिन उन्हें सिर्फ मुख्य, और कहा जाता है कि सबके पीछे संजय राउत का हाथ है। संजय राउत दूसरे नंबर के नेता शिवसेना में बनते दिखाई। अच्छा, बीच में एक सुर्रा बोलेंगे, ये भी आया था। अब संजय राउत ने खुद ही छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, कि लोग ये कह रहे थे कि संजय राउत को सीएम पद के लिए कर देना चाहिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद संजय राउत ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, उद्धव ठाकरे ही होंगे। तो इस ये देखिए होता यही है ना राजनीति में, कि आप जो कहते हैं कहलवाया जाता है लोगों से कि भैया उद्धव ठाकरे नहीं बनेंगे तो फिर कौन, संजय राउत बनेंगे। जबकि अरविंद सावंत जो है वो बहुत करीबी है इनके, उद्धव ठाकरे के, और वो माने भी जाते हैं शिवसेना के बड़े नेता। उनका नाम चल रहा था कि उनको बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि उनका पत्ता काटने के लिए हो सकता है कि संजय राउत ने अपनी ओर से शिगुफा एक कार्ड खेल दिया हो कि भाई मेरा नाम भी कहीं ना कहीं अपलोड कर जाए, चल जाए। तो ये कुल मिलाकर सारा है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि जिस सीएम की कुर्सी के लिए दशकों पुराना जो एक रिलेशन था बीजेपी के साथ में, शिवसेना ने खत्म कर दिया ये, और वो भी लास्ट में उनको नहीं मिली। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं शेखर इसको आपको बताऊंगा कि बाला साहेब ठाकरे को हमें याद करना होगा इस सारे एपिसोड के पीछे। बाला साहेब ठाकरे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक इंटरव्यू था, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। तो उस इंटरव्यू में बाला साहेब ठाकरे से एक सवाल पूछा गया था उस दौर में, जब इसी तरह की गठबंधन में, चूंकि बहुत पुराना गठबंधन है, तो चुनाव से पहले पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बाला साहेब ठाकरे से, कि आपका भाई मुख्यमंत्री कौन होगा चेहरे में। तो शिवसेना से ही मुख्यमंत्री होगा, वो कह रहे कि बीजेपी से होगा। तो वो कह रहे कि मुख्यमंत्री उनका होगा जिनके सबसे ज्यादा विधायक होंगे दोनों दलों में। ये बाला साहेब ठाकरे की लाइन थी। तो इस पर कोई संशय ही नहीं था कि अगर सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के पास है, आपके पास 54 विधायक है और आपके पास 105 विधायक है, तो आप मुख्यमंत्री की मांग कैसे कर सकते हैं? और पूरे चुनाव में इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि भले ही उद्धव ठाकरे ये कहे कि अमित शाह ने वादा किया था, हमने बात की थी कि हमारा सीएम होगा, तो पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान आपने ये बात क्यों नहीं उठाई? आपने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट क्यों मांगे? बिल्कुल सही, मोदी की रैली हो, और वैसे भी जो आपको वोट महाराष्ट्र में मिला वो आपको गठबंधन के हिसाब से मिला ना। नहीं, शिवसेना की रैलियों में भी फडणवीस के चेहरे पर ही वोट मांगे गए। भाई फडणवीस का चेहरा ही था। और प्री पोल अलायंस में आप लास्ट में आके गेम को चेंज करें, और वो भी जब नतीजे आ गए, नतीजे आने के बाद आप इस तरह की बात करें, ये तो वादा हुआ था कि 2.5 साल के सीएम, क्या अंदर की बात है हम नहीं बता सकते, हो सकता है वादा हुआ, लेकिन वो आप चुनाव के दौरान रिवील करना चाहिए था कि, और जिस तरह की ये, ताकि वोटिंग फिर उसी हिसाब से होती कि भाई 2.5 साल का अगर सीएम दोनों का है तो फिर आपको, लेकिन मैंडेट जो मिला था, जनता ने मैंडेट, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, हमने भी बात की, तो ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि शिवसेना अगर अकेले लड़ी, पिछले बार भी अकेले लड़ी थी, तो बीजेपी ज्यादा सीटें जीत जाती अगर इस बार अकेले लड़ती। क्यों? क्योंकि गठबंधन के नाम पे वोट मिले हैं, बीजेपी के नाम पे शिवसेना के कई उम्मीदवार है जो बीजेपी के नाम पे जीत गए, ऐसा कहा जाता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लोग भी कहते हैं।
तो मुझे लगता है कि शिवसेना की मांग ये एकदम, शिवसेना ने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर धर दिया है और अब उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकट है अगर महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। हालांकि अभी भी शिवसेना और बीजेपी कई जगह पे गठबंधन में है, मैं आपको बता दूं, जैसे बीएमसी की हम बात कर रहे हैं, जो ग्रीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर अभी भी शिवसेना, अच्छा हाँ ठीक है, बीजेपी गठबंधन चल रहा है और कई निकाय हैं जहां पर चल रहा है। ये एक समझदारी का काम अब तक शिवसेना का ये रहा कि एनडीए से तो बाहर निकल गए, वहां से नहीं निकले, नहीं तो वो भी हाथ से चला जाता। लेकिन अब देखना होगा कि अगला इतना सब कुछ होने के बाद क्या वो वहां साथ में रहते हैं, क्योंकि गुस्से की छटपटाहट कहीं ना कहीं तो रिएक्शन के तौर पे आएगी, या वहां साथ जाएंगे तो वहां पर भी फिर एनसीपी जब इधर साथ में आ गई तो वहां पे भी बीजेपी और एनसीपी मिलकर बना लेंगे। तो वहां के नंबर गेम को हमें देखना होगा कि क्या नंबर गेम है। हालांकि ये है कि दो दल मिलके, क्योंकि एनसीपी के पास भी ठीक ठाक नंबर है वहां। तो ओवरऑल अगर समराइज करें वीके न्यूज की, अब यहां से क्या होने वाला, क्योंकि शरद पवार का स्टेटमेंट हमने अपने दर्शकों को बता ही दिया है कि वो कह रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे, मतलब उनका क्या नाम है, सॉरी, शरद पवार जो शिवसेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अजित पवार दूसरी तरफ बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। तो अब यहां से अब क्या होने वाला आगे, क्या अब ये पूरा कैसे आप समराइज करते हैं अगर इसको? नहीं, अब देखिए वही होगा कि बहुमत साबित करना है शरद पवार, माफ करिएगा, बीजेपी को, और बहुमत साबित करने के लिए जो सबसे बड़ा खेल होगा, मैं जो समझ पा रहा हूं, अगर शरद पवार कह रहे हैं कि भाई विधायक उनके साथ हैं, एनसीपी के 54 विधायक जैसा दावा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 54 विधायक होते तो 54 की 54 लाइन खड़ी कर देते। लेकिन वो क्योंकि जब आप पूरे 54 विधायक या ग्रुप ऑफ विधायक को एक रेस्टोरेंट में एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर कर सकते हैं कि कहीं वो बिक ना जाए, प्रिजर्व कर सकते हैं तिजोरी में, तो आप यहाँ तो ये तो बड़ा मुद्दा था, आप तो यहाँ साबित कर सकते थे जाके, और वो लाते तो उसमें वजन आता बात में कि नहीं ये, लेकिन चूंकि नहीं आए तो हमें मान सकते हैं कि जैसे सुबह से हमारे पास भी खबर थी कि 22 से 24 विधायक अजित पवार के साथ है। ये खबर सुबह से कि 22 से 24 विधायक जो है उसका समर्थन जो है वो सरकार बीजेपी के साथ बनाने के लिए अजित पवार को है। तो मुझे जो लगता है अब आगे ये होगा कि जब बहुमत साबित करेगी, 105 तो बीजेपी के अपने है ही, बताया जा रहा है कि 12 से 14 विधायक जो निर्दलीय उनका समर्थन भी बीजेपी के पास है, जिसमें अमरावती के जो नवनीत राणा है, उनके पति जो है उन्होंने तो खुले तौर पर समर्थन किया था, या बाकी और भी नहीं, और उन्होंने भी कहा था कि शिवसेना के, उन्होंने तो ये दावा किया शिवसेना के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। तो हो सकता है कि शिवसेना के भी कई अंदरूनी तौर पर ये बात आ रही है कि हिंदुत्व से जो समझौता किया उसके बाद शिवसेना के भी कई विधायक नाराज चल रहे थे शिवसेना से, तो हो सकता है वो भी बीजेपी के समर्थन में है। लेकिन कैसे, अब देखिए इसको थोड़ा सा हमें टेक्निकली समझना होगा। जो राजनीति, जैसे कि शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जो विधायक उनके साथ जा रहे हैं वो नियम कायदों से अवेयर होंगे, मतलब वो इशारा कर रहे थे दल बदल कानून की, आप नहीं जा सकते। लेकिन शरद पवार ये भी अच्छे से जानते हैं कि जब बहुमत साबित जिस दिन करना होगा उस दिन अगर वो विधायक सदन से गैर हाजिर हो जाते हैं तो वैसे ही बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा। अभी 144 विधायकों की जरूरत है, अगर हम आंकड़ा देखें 145, 288 है, 145 विधायक चाहिए किसी भी दल को बहुमत साबित करने के लिए। 117 अभी बीजेपी के पास निर्दलीय मिलाकर 105 और 12-14 की वो करते हैं, लेकिन 117 विधायक अभी उनके पास है। तो 117 अगर हम निकाल दे तो अभी उनको चाहिए 38 विधायक और चाहिए, 38 का नंबर गेम इनको चाहिए। अब बताया जा रहा है कि एनसीपी के 22 विधायक इनके साथ हैं, ठीक है, तो वो 22 अगर हम पकड़े, अब ये नंबर गेम कैसे होगा, मुझे जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, या तो पूरी एनसीपी को मैनेज कर लिया जाए, जब बहुमत साबित करने में भी बहुत लंबा वक्त है, और जब रातों रात ये गेम पलटा जा सकता है, तो अभी तो बहुमत साबित करने में 15 दिन महीने भर का वक्त इनको मिलेगा, और उतने दिन में तो बहुत खेल हो सकता है राजनीति में। अमित शाह तो इस मामले में माहिर खिलाड़ी हैं, तो पूरी एनसीपी को अगर मैनेज कर लिया जाए तो 54 विधायक जो एनसीपी के हैं उसमें या तो बाहर से समर्थन दे दे, या समर्थन तो वैसे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 से 11 विधायक अगर शरद पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो इतने ही शायद इनके साथ हो। हाँ, और वो भी आप देखिए कौन से विधायक थे, बीड़ और जो इनका इलाका है, जो शरद पवार का इलाका है अपना, उसी इलाके के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक, पूरे महाराष्ट्र के बाकी जगह के विधायक जो जिन लोगों से बात करा रहे थे, जैसे बीड़ के एक विधायक थे, तो ये जो इनका इलाका है शरद पवार का अपना इलाका, उस इलाके के विधायक थे। बाकी रेस्ट महाराष्ट्र जो जीते हैं तो वो विधायक इनके साथ, उसमें से कोई मुझे दिखा नहीं, तो बाकी मुझे लगता है कि वो सब चले जाएंगे। तो आप ये दल बदल कानून तब लगेगा इनके ऊपर जब ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मैं टेक्निकली जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये जिस दिन बहुमत साबित करना होगा या तो सदन से वॉकआउट कर जाएंगे। अच्छा, सदन से वॉकआउट अगर कर जाते हैं, आप सदन में उपस्थिति नहीं रहते, वॉकआउट क्या कर जाएंगे, उपस्थिति नहीं रहेंगे वो, तो उतनी संख्या जो है वो जितने उपलब्ध विधायक होंगे उन्हीं के संख्या के आधार पर फिर वोटिंग होती है।
फिर 145 का आंकड़ा इनको छूना होगा या फिर वो आंकड़ा कम हो नहीं, जाएगा? नहीं, वो कम हो जाएगा। वो कैसे कि सपोज करिए 288 विधायकों की संख्या बल है विधानसभा में महाराष्ट्र, तो उसमें से 117 तो इनके पास है, बीजेपी के 105 और बाकी निर्दलीय सब लोगों की संख्या 117 वो आ गए। एनसीपी के हम मान लेते हैं कि 30 विधायक गैर हाजिर हो गए, नहीं आए वो, मतलब उस दिन पहुंचे ही नहीं, वो खेल हो गया, वो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अजीत पवार के साथ हो सकती है, इसलिए ना आए। क्योंकि आकर अगर वो समर्थन में वोट कर दें तो वो एक तरह से दल बदल कानून हो सकता है या उन पर वो हो सकता है, तो हो सकता है कि वो सदन में ना आए। तो 30 विधायक वैसे ही कम हो गए, तो आपके बचे 255 का आंकड़ा बचता है। 288 में से हम 258 हाँ 258 रह जाएंगे। 30 विधायक अगर माइनस कर दे तो 258 के आंकड़े का आधा फिर इनको चाहिए, तो 125 और 4 129 चाहिए होगा, तो 129 117 इनके पास है। और ये मुझे लगता है कि कुछ शिवसेना के भी जो नाराज विधायक है, जो शिवसेना जो हिंदुत्व के कोर एजेंडे से जो भटक गए और कांग्रेस के साथ जो जाने, क्योंकि उनको लोकल पॉलिटिक्स में भी तो अपने आप को आगे भी साबित करना होगा ना। और तो मुझे लगता है कि शिवसेना के कुछ विधायकों को ये तब तक अपने में मिलाकर गैर हाजिर करा देंगे सदन से, तो सदन से 50 से 60 विधायकों को इनको गैर हाजिर कराना है, तो ये आराम से बहुमत साबित कर लेंगे। तो ये एक खेल हो सकता है जो मुझे लग रहा है जो बीजेपी करेगी अगर बहुमत साबित करना है, या तो फिर एनसीपी को पूरी तरह से मैनेज कर लेगी, तो 54 विधायक समर्थन में आ गए तो वैसी सरकार बन जाएगी। तो ये दो रास्ते हैं बीजेपी के पास, और बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट है कि वो महाराष्ट्र में बहुमत साबित कर देगी। वो तभी उन्होंने इतना बड़ा और बोल्ड स्टेप उठाया है, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं, अमित शाह कच्चा खेल नहीं खेलते। हाँ, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होती तो इतना बड़ा वो कदम नहीं उठाते। तो ये सारा का सारा तो मतलब 21 तारीख को वोटिंग हुई थी, उसके बाद में 24 को रिजल्ट आया, तकरीबन 1 महीना हो गया। कल हो जाएगा 1 महीना, आज 1 महीना, हाँ, 30 दिन तभी में तक, हाँ, हो गए। तो अब कुल मिला के माना जाए कि अब फिल्म जो है वो अपने एंड की ओर है, मतलब नायक नायिकाएं, विलन और डायरेक्टर फिल्म के कुछ लोगों के भी नाम पूरी तौर से सामने आने के, लेकिन मोटे तौर पर जो था वो सब कुछ मुझे तरस आ रहा है कांग्रेस पार्टी पे, फालतू में चीरहरण हो गया। हाँ, वो मतलब न 3 में न 13 में, और बेवजह उनका, हालांकि वो कांग्रेस के जो कई नेता थे महाराष्ट्र के, जिसमें संजय निरुपम जैसे नेता, वो आगाह कर रहे थे कि बेवजह आप ये होगा, आपने इतनी बैठकें की और आपने समझौता करने की आपका, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का इसमें नुकसान ये हुआ कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो, उनका भरोसा आप कांग्रेस से थोड़ा सा डगमगा गया है कि ये जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब एक हिंदू कट्टर नहीं। इनिशियल स्टेज में आप रेसिस्ट कर रहे थे, आप रोक रहे थे खुद को कि नहीं हमारी आइडियोलॉजी उनके साथ नहीं जाती है, तो वो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था कि एक पार्टी ऐसी है जो अपनी आइडियोलॉजी पे खड़ी रहना चाहती है, भले ही सत्ता हाथ में नहीं आए। और शुरुआत में ऐसा हुआ, अभी दिल्ली की काफी चक्कर लगे, यहाँ पर भी काफी बैठकें हुई, और लेकिन अल्टीमेटली आप फिसल गए। नहीं, ये कांग्रेस की इस बात पर तारीफ करनी होगी, पिछले बार में जब केजरीवाल वाला मुद्दा जो था, केजरीवाल जी ने हाथ पैर जोड़े, कई बार दरवाजे पे गए, केजरीवाल जी को कहना पड़ा कि उन्होंने लगभग मना कर दिया है, तो उस मामले में कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो नहीं गए, सत्ता के लिए वहां समझौता नहीं, अरविंद लेकिन मुझे लगता है यहाँ क्या ऐसा हो गया था कि आपको कांग्रेस पार्टी को, या फिर वो इतनी अब हताश हो चुकी, इतनी निराश हो चुकी, उसे लगता है कि यार कहीं से तो कुछ मिल जाए, तो ये, लेकिन केजरीवाल के मामले में कांग्रेस तटस्थ रही, जबकि केजरीवाल खुद बार बार दरवाजे पे जा रहे थे, जबकि इस मामले में कांग्रेस की छीछालेदर नहीं होती, इस मामले में केजरीवाल की छीछालेदर होती है कि जिस कांग्रेस को कोस कर आप यहां तक पहुंचे, उसी कांग्रेस की गोद में जाकर आप बैठे, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां तटस्थ रही, कांग्रेस ने केजरीवाल के से गठबंधन को बिल्कुल मना कर दिया। तो लेकिन केजरीवाल से गठबंधन को लेके इसमें कोई ऐसा मेरे ख्याल में आइडियोलॉजी नहीं थी कि जिसको लेकर पार्टी खड़ी हुई हो। जब बात शिवसेना की आती है तब होती है कि कोर हिंदुत्व और जो उनकी विपरीत है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ आने की जो पोजीशन हो गई है, वो लाचारगी दिखाती कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टिंग उन्होंने शुरू किया कि हम अपनी आइडियोलॉजी में रहेंगे, वो सुनने में भी अच्छा लगा कि ठीक है, पार्टी जो है अपनी मूल्यों पर अभी भी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन आखिर में आप फिसल गए, तो दिखाता है कि आप सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, और उसके बाद आपको सत्ता मिली भी नहीं। अभी देखिए ना, कल बयान आ गया था, पृथ्वीराज जो चौहान है उनका बयान आ गया था कल कि भैया बस सब लगभग तय हो गया, और कल हम तीनों दलों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संयुक्त, मतलब ये तय हो गया था कि हम मान गए भैया सब। अब तक तो ये था कि नहीं, ये अब तक बच सकती थी कांग्रेस की, नहीं भैया हम तो तैयारी नहीं थे, अभी तक तो मीटिंग चल रही थी, स्टेटमेंट नहीं आया होता तो आप कह सकते थे कि मैं तो, स्टेटमेंट आ चुका था कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार है, सहमति बन चुकी है, बताया जा रहा है मंत्रालय तक तय हो गए थे कि इसको कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे। बस बात अटकी हुई थी इस बात पर, स्पीकर पर जो बताया जा रहा है
कि एनसीपी चाह रही थी कि स्पीकर हमारा हो, कांग्रेस चाह रही थी स्पीकर हमारा हो, लेकिन एनसीपी चाह रही थी कि स्पीकर हम ले ले, डिप्टी स्पीकर आप ले लीजिए कांग्रेस। इन दो इसी पर एक मतलब थोड़ा किस सा हद तक चला गया था हाँ, मामला? संशय था, तो वो सहमति नहीं बन पाई थी जो बता रहे हैं कल तक। बाकी सब मुद्दों पर इनकी सहमति बन गई थी। मंत्री 14-14 का फॉर्मूला तय हो गया था कि 14-14 मंत्री सब लेंगे सारे दल, मुख्यमंत्री शिवसेना से होगा, उप मुख्यमंत्री दोनों दलों से लेकिन अब वो होंगे। सब कहानियां रह गई हैं, क्योंकि अब वो एक जब भी इस वक्त को याद किया जाएगा तो ये सारे आंकड़े गिनाए जाएंगे, सारा सिचुएशन और वो सब बताया जाएगा। जाहिर तौर पर आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कल हम लोग संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन एजेंडा जो है वो सुबह बदल जाएगा, इस बात का अंदाजा कांग्रेस पार्टी के चौन बन नहीं रहा शरद पवार ने होगा। खुद कहा कि भैया राज्यपाल महोदय है, हमें तो खुशी, सुबह तक हम खुश थे कि राज्यपाल महोदय वहां पर मौजूद है और हमारी बात हो सकती है, तो लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें खबर मिली कि वहां तो शपथ ले रहे हैं अजित पवार। तो काफी शॉकिंग रहा कुल मिलाकर। एकदम। तो आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे जो घटनाक्रम घटा, इस पर आपके कोई भी प्रतिक्रिया हो, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तमाम और भी आगे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। जी, और देखते रहिए आप वीके न्यूज। नमस्कार।